हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इसमें अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि अ, हम ई नॉट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन लेते हैं। उसके आगे की चीज़ें जो हैं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो देखो, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन हो रहा है ना। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये एक रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोड पे हो रही है, जिसमें एम कोई मेटल है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मेटल है, आयन है ये, और ये मेटल है। तो जैसे जेड एन टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और जेड एन में कन्वर्ट हो गया। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि जो आपका ई है ना, वो इज इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन 1/mn प्लस। जब ln हटता है ना, तो log आता है इंटू 2.303। तो जब ये सॉल्व करोगे, r की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू रखोगे, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इतनी आती है 0.0591/n और log 1/mn प्लस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जब मैं आपको ये देखो, ये याद करना है, इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नर्स्ट इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक लाइन ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने आपको गैल्वेनिक सेल दिखाया था, यहाँ जिंक थी, ये आपकी कॉपर थी, ये कॉपर सल्फेट था, ये जिंक सल्फेट था, ये सॉल्ट ब्रिज था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था। तो जैसे जैसे जिंक आयन यहाँ पे बन रहे होते हैं ना, Zn2 प्लस, तो क्या होता है कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, बाकी कॉपर सल्फेट का डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है, तो कॉपर का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ, और जिंक का इंक्रीज होता जाता है। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए ही सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है ना। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंस Zn आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 2 प्लस का, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता है, जैसे अभी मैंने ऊपर एक लाइन बताई थी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दोनों का कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, और जैसे ही बराबर होते हैं हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, चाहे कितने बढ़ जाए चाहे कितने घट जाए। तो ई सेल जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है। अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अब इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ई सेल की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 0, और जैसे ही हम 0 रखेंगे आपको समझ आएगा। देखो, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 0 इसकी। ठीक है, ये वैसे का वैसा रहा, 0.0591/n log। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब ये जो इक्वेशन बनी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट करेंगे तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी 0.0591/n अपॉन एन इंटू के सी। ये फॉर्मूले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था नर्स्ट इक्वेशन। इसके जो एप्लीकेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 4 में, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भी पढ़ाऊंगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ये क्या है कि जो भी सिस्टम में फ्री, हर सिस्टम के पास एक फ्री एनर्जी होती है ना, उससे ये वर्क वर्क करता है ना। तो जो डेल्टा जी नॉट होता है वो -NF E0, ये इसका फॉर्मूला है। डेल्टा जी नॉट इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। इससे हम कितनी यूजफुल चीजें करा सकते हैं, वो हमारा डेल्टा जी है। ठीक है,
अब इसको ही हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के सी। तो ये जितना नेगेटिव होगा हमारा उतना अच्छा हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। एक चीज और, ई की वैल्यू जब, ई सेल की जो वैल्यू है अगर आपकी नेगेटिव होती है तो आपका स्पॉन्टेनियस होता है, अगर आपकी पॉजिटिव आती है ई नॉट की वैल्यू तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ई नॉट हमारा नेगेटिव कब होगा। हम्म। जी, जब हमारा इनके बीच में जब आप रिलेशन देखो, अगर ये सब हट जाए तो नेगेटिव आपको कब मिलेगा, है ना, ई नॉट सेल। तभी आपका जो ये है डेल्टा जी, ये आपको गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि कैन वी स्टर निकल सल्फेट solution with सिल्वर स्पून। ठीक है, तो यहाँ पूछा था क्या हम सिल्वर स्पून से निकल सल्फेट के सोल्यूशन को स्टर कर सकते हैं, स्टर मतलब घुमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा, जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जब आप इसका ई नॉट निकालोगे, है ना, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो कैथोड है वो आपका निकेल है। ठीक है, और जो एनोड है आपका यहाँ पर वो सिल्वर है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे इनकी, तो निकेल का आपको डेटा गिवन है -0.5, और जो सिल्वर का गिवन है वो है 0.80। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है -1.05 वोल्टेज। ठीक है, अब जस्ट अ मिनट, आई हैव टोल्ड यू, लाइक मैंने आपको बोला कि ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना, तब फीजिबल होगी। तो ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई बोलने में। ई नॉट की वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव होगी तब आपकी रिएक्शन फिजिबल होगी। ओके, ई नॉट की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव कब होगी, जब यहाँ इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज माइनस होगी, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ई नॉट पॉजिटिव होगा तब आपकी रिएक्शन फिजिबल है। तब आप यहाँ देखो ई नॉट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है, मतलब कि ये रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब रिएक्शन होगी ही नहीं, तो आप निकल सल्फेट को सिल्वर स्पून से घुमा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आया था। अब अपन देखते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को हम किस किस टर्म्स का यूज होता है एक्सप्रेस करते टाइम। तो ये कुछ टर्म्स है, जैसे कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि कितने आसानी से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। सो मेजर ऑफ ईज विथ विच द करंट फ्लोज। तो जी होता है जो हमारा, वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो पर ओम हो जाती है। ठीक है, या इसको हम एम एच ओ भी लिखते हैं, या इसको हम सीमेंस भी कहते हैं। हम्म। तो ये हमारा हो गया कंडक्टेंस। अब हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम। रेजिस्टेंस इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब ये हटता है तो रो एल बाय ए आता है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब हम इसको 1 सेंटीमीटर कर दें और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तो ये 1 1 कट जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इक्वल्स टू आर। अब एक चीज और आती है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो है कप्पा, है ना। इसको हम कप्पा के से डिनोट करते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डिप किए, इसको हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है कि ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट रहे, और इसके बीच जो वॉल्यूम रहे वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब रहे। अब इनके बीच में जो आयंस हमारे आएंगे जितने भी, इनकी जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। आई बात समझ में। तो K इज इक्वल्स टू 1/रो। तो इस रो की यूनिट होती है पर ओम, और यहाँ हो जाएगी K इज इक्वल्स टू आपका 1/,
रो। तो ये आपकी हो गई के की यूनिट। यूनिट आपको याद रखनी है, या इसको आप मो भी लिख सकते हो, और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपका आता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस है 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कारण जो भी कंडक्टेंस होगी। तो लेमडा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000/m इसका फॉर्मूला है। के आपको पता है 1/रो है, और रो क्या होता है, रो भी आपको पता है, जैसे आर इज इक्वल्स टू रो, L/A है तो रो यहाँ रख दो, R × A/L हो जाएगा, है ना। तो रो की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट। या फिर आप इसको ऐसा ना करके आप इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो, आई मीन। तो जैसे ही आप इसको इन्वर्ट करोगे, R = रो L/A को, तो ये हो जाएगा 1/R, ये हो जाएगा आपका 1/रो, ये हो जाएगा A/L। ठीक है। एंड आपका यहाँ से एक चीज और आती है जो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज L/A। ठीक है, तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस हुई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 1 नॉर्मल सोल्यूशन के कारण, तो यहाँ मोलैरिटी की जगह सिर्फ नॉर्मेलिटी हो गया, बाकी सब सेम है। फिर एक चीज और आती है, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है कंडक्टिविटी सेल, उसको क्या करना होता है आपको ऐसे सेट करना होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट रहें, और इनके बीच की जो आयंस आएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, है ना, वो हो जाएगा आपका कप्पा। तो वो आपका कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताता है। तो के इज 1/रो, एंड देन यू कैन, रो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो R = रो L/A, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R × A/L। तो जब आप यहाँ पे इसको रखोगे तो ये, जब यहाँ रखोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। देखो, K इज इक्वल्स टू 1/रो, तो 1/रो इज, ये आई हमारी रो की वैल्यू। रो की वैल्यू क्या है, R × 1/A/L होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो L/A हो जाएगा, यही फॉर्मूला इसका है। अब इसमें से जो L/A है वो हमारा होता है सेल कांस्टेंट। तो 1/R इज कंडक्टेंस G, और L/A को हम G* से डिनोट करते हैं, जो है हमारी सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते, सब यही फॉर्मूले यूज होते हैं। फिर अब कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो देखो, कंडक्टिविटी जो है ना, वो आपकी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वे जो आयंस है। अब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि जो उतने एरिया में जितने आयंस थे, अब वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे डाइल्यूशन करने पे, क्योंकि अब ये सब दूर दूर हो गए ना, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब मोलर कंडक्टेंस की बात करें, तो मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कैसे वेरी करती है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे रिलेशन। अब क्या है कि वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो काइनेटिक एनर्जी है, अब इनकी क्या होती है, डाइल्यूशन कारण बढ़ जाती है और जल्दी मूव करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट बहुत कम एक्सटेंट पे बढ़ती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे डिसोसिएट होते हैं, तो इनका जो इंटर आयनिक फोर्स है बीच का वो डिक्रीज होता है, तो मोबिलिटी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, मोलर कंडक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट कम बढ़ती है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता, तो अब आप जितना भी डाइल्यूट कर लो, अब इस पे कोई फर्क नहीं आता है मोलर कंडक्टिविटी पे। इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये आपको आता है एग्जाम में। ये है आपकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की घट रही है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की धीरे धीरे घटती है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि डाइल्यूशन करने पे जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज तो होता है लार्ज एक्सटेंट पे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक अल्फा टर्म आ जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है।
है ना, जिससे आयन्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो, मतलब कंसंट्रेशन कम होता है, तो अल्फा जो है बढ़ता है। यही हमारा ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भी है, अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन सी। अब लेमडा एम नॉट की जो वैल्यू है, इसको हम एक्सट्रापोलेशन से नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। अब एक लास्ट चीज आती है जो है आपकी कोलरॉश लॉ एंड द फेराडेज लॉ। तो कोलरॉश लॉ क्या कहता है, कोलरॉश लॉ ये कहते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है, जो हमारी लैम्डा नॉट है ना, लैम्डा एम नॉट जो है आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, अब आप जितना भी डाइल्यूशन कर रहे हो, अब इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा कंडक्टिविटी पे, वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जैसे आपने NaCl लिया, तो अब लैम्डा एम नॉट NaCl बराबर होगा Na प्लस और Cl माइनस की आयोनिक कंडक्टिविटीज का सम। अब मतलब ये कि आयंस में सोल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, सबका सम कर दो तो वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये हमारा कॉलरॉश लॉ है। इसके एप्लीकेशन क्या है, कॉलरॉश लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, NaCl की कंडक्टिविटी दी है, HCl की दी है, NaAC की दी है, आपको कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की। दिस इज व्हाट, CH3COOH। अब आप यहाँ देख सकते हो आपको इसमें से क्या क्या चाहिए, है ना। तो क्या चाहिए आपको, H चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए। तो एसिटेट आयन आपको किससे मिलेगा, अ, इससे मिलेगा, हाइड्रोजन इससे मिलेगा, बाकी NaCl की हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा एम नॉट। MC जो है आपका, वो आपको किससे निकालोगे, लैम्डा MC जो होगा, लैम्डा MC आप निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी से, 1000/C, है ना। और जो आपको लैम्डा एम नॉट रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या आप जो लैम्डा एम नॉट होगा वो आप कॉलरॉश लॉ से निकालोगे। ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। लैम्डा MC का फॉर्मूला क्या है, K × 1000 अपॉन मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन। एम नॉट किससे निकालोगे, कॉलरॉश लॉ से निकालोगे, ठीक है। जैसे ये आएगा तो आपका अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमें फेराडेज लॉ देखना है। फेराडेज लॉ जो है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी क्वांटिटी में सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। आप यहाँ पे देखो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W आपका यहाँ पे है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q आपको पता है, Z आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, करंट है, और ये टाइम है आपका, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि Q इज आपका चार्ज है, पता है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है कि Z क्या है, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, जब 1 एम्पियर हम करंट पास करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो Z इक्वल्स टू हो जाता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अपॉन N × F। ये इसका फॉर्मूला है। तो Z फॉर एनी एलिमेंट, ये आपका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, दिस इज 1/F, ठीक है। एंड ये आपका फॉर्मूला है। तो W इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है या करंट है, करंट वैसे आई है तो Q को चार्ज ही मानते हैं हम। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो Z एक कांस्टेंट आता है, यही हम कहते हैं, क्योंकि चार्ज इज करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब सेकेंड जो आपका लॉ है वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो मान लो आप अलग अलग सब्सटेंस लेते हो, है ना, जैसे आपने मैग्नीज लिया, आयरन लिया, कॉपर लिया, कुछ भी लिया, तो इनके जो अमाउंट डिपॉजिट होंगे या सब्सटेंस के, इनके जो अमाउंट डिपॉजिट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इक्विवेलेंट वेट के। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 96500 कूलम। इसको हम 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आई। अब ये रिएक्शन दी है जैसे कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयरन बनाया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है 10 मिनट के लिए, 1.5 एम्पियर करंट पास किया है, कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। ठीक है, कॉपर का मास है 63 ग्राम। एक फेराडे में कितना होता है, 96500 कूलम होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के कारण जो था ये हमने निकाला था, फिर 1 मोल के लिए निकाला था, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कारण था। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 96500 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा तो आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे टाइम है, टाइम 10 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो ये हमारा 600 हो गया सेकेंड्स। तो हमें टाइम मिल गया। और z इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इंटू 1/f। तो एटॉमिक वेट 63 या 63.5 दिया है, n हमारे पास 2 दिया है, और 1/f, f हमारा 96,500 है। तो z की वैल्यू हमारे पास 0.0003 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है वेट। तो वेट में हमें z चाहिए था, इसलिए पहले हमने z निकाला। तो वेट ZIT होता है फॉर्मूला, वेट इक्वल्स टू ZIT। तो करंट हमारे पास दिया है कितने एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और z हमारा आ गया था इतना। जब आपने इसकी वैल्यूज पुट की तो आपको मिल गया आंसर। तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, उसमें अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इसके एप्लीकेशन नर्स्ट इक्वेशन के। सो थैंक यू।